गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नूरजहां जुनता। यानी जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, उनकी बेगम का नाम नूरजहां था। और नूरजहां का एक ग्रुप बना हुआ था जो शासन की अधिकतर जो नीति तय करना था या जो भी उसके बारे में सोचना था राज्य के बारे में, वो सब डिसीजन वो नूरजहां और उनका ग्रुप भी करता था। तो उस ग्रुप का नाम था नूरजहां जुनता। तो सबसे पहले हम इस नूरजहां जुनता से बात करने से पहले नूरजहां के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। नूरजहां का जो मूल नाम था वह मेहरुन्निसा था। और कंधा जो है उसके पिता का नाम था वो गयास बेग था। और गयास बेग ने अकबर के दरबार में नौकरी की और अपनी योग्यता से उन्नति करता गया और काबुल का दीवान बन गया। और मेहरुनिसा का जो विवाह है वो फारस के एक युवक अली कुली खां के साथ कर दिया, जिसे बाद में सलीम ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। सम्राट बनने के बाद जहांगीर ने शेर अफगान को बर्दवान का फौजदार बना दिया और शेर अफगान पर राजद्रोह का अभियान लगाकर बंगाल के गवर्नर कुतुबुद्दीन खां को उसे दरबार में पेश करने को कहा। कुतुबुद्दीन ने शेर अफगान को बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों में संघर्ष हुआ और शेर अफगान जो है वो मारा गया। इसी बीच मेहरुन्निसा वो और उसकी पुत्री लाडली बेगम को दरबार में लाया गया और मेहरुन्निसा को अकबर की विधवा सलीना बेगम जो थी उसकी परिचायिका बना दिया गया। और 4 वर्ष के बाद ही 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर दिया। अब मेहरुन्निसा से विवाह होने पर जहांगीर की जो पुरानी विवाह करने की अभिलाषा थी वो पूरी हो गई और उसने उस मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी। उसने राजकीय मामलों में भी हाथ बटाना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे शासन की जो समस्त सत्ता है वो अपने हाथ में लेने की उसने प्रयत्न किया। जो शाही फरमानों में सम्राट जहांगीर के नाम के साथ नूरजहां का नाम भी लिखा जाने लगा। वह सम्राट की तरह प्रजा को झरोका दर्शन भी देने लगी और नूरजहां इतनी शक्ति संपन्न हो गई कि जहांगीर केवल नाम मात्र का ही शासक रह गया था। जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत नूरजहां बेगम को दे दी। नूरजहां ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक दल बना लिया जिसे नूरजहां गुट कहते हैं या नूरजहां जुनता कहा जाता है। इस गुट में नूरजहां के माता पिता भाई और शहजादा खुर्रम शामिल थे। उसने अपनी भतीजी यानी कि जो उसका भाई था आसफ खां, उसकी पुत्री का विवाह खुर्रम से कर दिया और गुट को अधिक मजबूत कर दिया। नूरजहां के पिता योग्य एवं निपुण शासक था और उसका भाई भी असाधारण प्रतिभा का अर्थशास्त्री था। अब जो संपूर्ण नूरजहां का काल है 1611 से लेके 1627 तक को, उसको नूरजहां प्रभाव युग कहा जाता है। इस प्रभाव युग को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो 1611 से लेके 1622 तक, जिसमें नूरजहां पर अपने माता पिता का नियंत्रण था और वे उसकी महत्वाकांक्षा को संयमित करते रहे, अतः वह पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकी। और जो दूसरा जो उसका युग है वो 1622 से लेके 1627 तक है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अब वह पूर्ण स्वच्छंद होकर प्रशासनिक कार्य उसने किए। जो नूरजहां प्रभाव युग का प्रथम भाग है उसमें नूरजहां अपने गुट की अधिष्ठात्री और राजतंत्र की एकमात्र स्वामिनी थी और इस समय उसने सम्राट को शासकीय चिंताओं से अधिकाधिक मुक्त रखने का प्रयास किया। शक्ति संग्रह तथा दलबंदी के मामलों में वह असाधारण रूप से अनुरागशील बनी रही। अपने पिता भाई तथा अन्य संबंधियों को दरबार में उच्च एवं प्रभावशाली पदों पर प्रतिष्ठित करवाया और इसी काल में उसने शहजादा खुर्रम को अपना सहयोग व समर्थन देकर सर्वोत्कर्ष शिखर पर पहुंचा दिया। इसी में जो है
जो उसके दरबार में 2 गुट थे। एक नूरजहां के समर्थकों का था, जिसका नेतृत्व उसका भाई आसफ खां कर रहा था, और जो दूसरा गुट था वो नूरजहां के विरोधियों का था, जिसका नेतृत्व महाबत खां कर रहा था। 1612 ईस्वी में आसफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम का विवाह शहजादे खुर्रम से कर दिया, जिसके फलस्वरूप आसफ खां का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। जहांगीर पर नूरजहां का इतना प्रभाव था कि वह उसकी इच्छा के बिना कोई निर्णय नहीं कर सकता था। तो अब हम इसी प्रभाव युग में हम जो है उसके अभियान जो है नूरजहां जुनता के ग्रुप के वो देखेंगे। तो सबसे पहला है मेवाड़ पर विजय, जो इसका जो 1597 में राणा की मृत्यु पर उसके पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पे बैठा था, और अकबर ने 1599 ईस्वी में शहजादे सलीम को राणा अमर सिंह के विरुद्ध भेजा। परंतु शहजादा सलीम जब जहांगीर के नाम से मुगल तख्त पर आसीन हुआ तो वह मेवाड़ विजय के लिए लालायित उठा। 1605 में जहांगीर ने अपने द्वितीय पुत्र परवेज को मेवाड़ की तरफ भेजा। तिबारी की घाटी में हुआ युद्ध अनिर्णित रहा। इसी समय खुसरो का विद्रोह हो जाने के कारण परवेज को वापस बुला लिया गया और 1608 में महावत खां को मेवाड़ भेजा गया। 1611 में राजा वसु को मेवाड़ में नियुक्त किया गया, लेकिन उसने तो मेवाड़ में कुछ भी नहीं किया, और 8 नवंबर 1613 को जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और यहां से शहजादे खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ भेजी। खुर्रम ने सैन्य संचालन में और उसने पहाड़ों में छिपे सिसोदिया राजपूतों को की जो खाद्य सामग्री है उसको आयात निर्यात बंद कर दिया। फिर भी वो लड़ते रहे। अंत में मेवाड़ी सामंतों ने राणा को शांति स्थापित करने का परामर्श दिया और राणा अमर सिंह ने शुभकरण व हरिदास को खुर्रम के पास संधि के लिए उसने भेजा और 1615 में संधि हो गई, जिसके अनुसार राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली और चित्तौड़ सहित मुगल अधिकृत मेवाड़ के क्षेत्र राणा को लौटा दिए, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग को सुरक्षित करना और उसकी मरम्मत करने के लिए मना कर दिया और राणा को शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया। केवल युवराज को ही मुगल सम्राट की सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा गया। दूसरा है कांगड़ा की विजय। पंजाब में कांगड़ा का दुर्ग जो था वो अत्यधिक सुदृढ़ और अभेद्य था। सुल्तान गयासुद्दीन से लेकर अकबर तक के सम्राटों को इस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी थी। जहांगीर मेवाड़ विजय से उत्साहित तो था। उसने 1619 में शहजादे खुर्रम को कांगड़ा भेजा। खुर्रम ने कांगड़ा पहुंचकर दुर्ग को घेरा डाल दिया और दुर्ग के चारों ओर खाइयां खुदवाई गई और सुरंगें बनवाई। फिर शाही सेना ने दुर्ग पर धावा बोल दिया और दुर्ग की प्राचीर तोड़ दी। दुर्ग रक्षकों ने शाही सेना का दृढ़ता से मुकाबला किया, लेकिन अंत में पराजित हो गए और 1620 में ही कांगड़ा पर मुगलों का अधिकार हो गया। अहमदनगर पर विजय। जहांगीर ने अकबर की दक्षिण नीति का अनुसरण ही नहीं किया, आगे भी बढ़ाया और उसने 1608 में अब्दुल रहीम खान खाना को दक्षिण विजय के लिए भेजा, लेकिन मलिक अंबार के विरुद्ध खान खाने को सफलता नहीं मिली। 1610 में शाहजादा परवेज को भी भेजा गया और 1616 में शहजादा खुर्रम को दक्षिण विजय के लिए भेजा। 1617 में खुर्रम ने बुरहानपुर पहुंचकर मलिक अंबार से पत्र व्यवहार किया और खुर्रम की शक्ति से आतंकित होकर मलिक अंबार ने शर्तें जो थी वो सारी स्वीकार कर ली। मलिक अंबार ने संधि की अवहेलना करी और 1620 में बीजापुर और गोलकुंडा के सैनिक दलों के साथ लेकर खानखाना पर धावा बोल दिया और अहमदनगर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। दक्षिण के सैनिकों ने मांडू तक धावे मारे। खानखाना ने खुर्रम को पुनः दक्षिण में भेजने की प्रार्थना की, किंतु खुर्रम इस समय कांगड़ा में व्यस्त था और कांगड़ा विजय के पूरे होने के बाद में खुर्रम को दक्षिण में भेजा गया और मुगल आधिपत्य से जब मुगल सेना पहुंची तो मलिक अंबार ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब जो नूरजहां का प्रभुत्व का जो द्वितीय काल है, उस द्वितीय काल में कहाँ कहाँ आक्रमण हुए और वो कितना सफल रहा। तो सबसे पहला इसी द्वितीय काल के अंदर कंधार जो है वो मुगलों के हाथ से निकल गया।
कंधार जो है दुर्ग वो भारत और फारस के बीच कलह का कारण बना हुआ था। खुसरो के विद्रोह के समय आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर फारस के शाह ने कंधार का लेने का प्रयास किया, लेकिन जहांगीर द्वारा कंधार के दुर्ग रक्षक शाह बेग को सहायता भेजकर फारस के शाह की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं कर पाया। और फारस के शाह अब्बास ने 1611 में अपना एक दूत अकबर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने भेजा और जहांगीर को सिंहासन पर बैठने के लिए बधाई दी। इसके बाद 1615, 1616 तथा 1620 में भी अपने दूत आगरा भेजे। 1621 के अंत में जब शाह को नूरजहां गुट के कमजोर होने तथा नूरजहां व शाहजहां के बीच बढ़ते हुए मतभेदों का पता चला तो उसने कंधार विजय के लिए सेना भेजी। 1622 के आरंभ में कंधार का घेरा डाला गया। जहांगीर जो था वो इस समय बीमार था। जहांगीर ने शाहजहां को कंधार की ओर जाने का आदेश दिया, लेकिन नूरजहां द्वारा शहरयार का पक्ष लेने के कारण शाहजहां अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की सोच रहा था। अतः उसने जो सम्राट का आदेश था वह नहीं माना और कंधार पर फारस के शाह का अधिकार हो गया। शाह अब्बास ने जहांगीर को एक पत्र भेजा जिसमें कंधार को फारस का ही प्रांत बताते हुए अपनी कार्यवाही को न्यायसंगत बताया और बोले कि आशा करते हैं कि दोनों के राज्य मैत्री संबंध बने रखेंगे। जहांगीर ने शाह अब्बास पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए शाहजादा परवेज को कंधार पर जाने का आदेश दिया, लेकिन इस समय शहजादा खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, जिससे कंधार का जो अभियान है वह असफल रहा। दूसरा हुआ इस युग में खुर्रम का विद्रोह। शहजादा खुर्रम अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। नूरजहां प्रभाव युग के प्रथम भाग में वह नूरजहां का कृपापात्र बना रहा, लेकिन 1621 में मुगल दरबार की राजनीति के परिवर्तन दिखने लगा और नूरजहां खुर्रम की महत्वाकांक्षा से परिचित थी, जिसने अपने भाई खुसरो की हत्या करवाकर अपना उत्तराधिकारी निष्कंटक बना दिया था। नूरजहां को भय था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद खुर्रम की गद्दी पर बैठने पे उसका शासन सत्ता में कोई हाथ नहीं रहेगा। अतः उसने जहांगीर का जो छोटा बेटा था शहरयार, उसको अपनी कृपा का पात्र बनाया और वो नूरजहां की कठपुतली बनने को तैयार था। शहरयार को सिंहासन बिठाने की योजना का सफल बनाने के लिए 1621 में उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह भी शहरयार से कर दिया। इसके अलावा नूरजहां शिया संप्रदाय की थी, जबकि खुर्रम जो था वो कट्टर सुन्नी पंथी था। नूरजहां पर नियंत्रण रखने वाली उसकी माता का 1621 में और 1622 में उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे नूरजहां गुट तो भंग हो गया और नूरजहां और खुर्रम के बीच मतभेद और बढ़ने का। इसी समय फारस जो है की सेनाओं ने कंधार पर आक्रमण कर दिया और खुर्रम को जाने का आदेश दिया, लेकिन खुर्रम ने अपना वहां आदेश नहीं मांगा। नूरजहां ने जहांगीर को कहा कि खुर्रम की इन बातों से लग रहा है कि वो विद्रोह करेगा। कुछ समय पूर्व ही खुर्रम ने सम्राट से धौलपुर की जागीर मांगी थी। नूरजहां ने यह जागीर पहले शहरयार के नाम करवाकर शरीफ उल मलिक को वहां का फौजदार बना दिया था। जहांगीर ने खुर्रम को समस्त सेना तुरंत दरबार में भेजने के आदेश दिए। जहांगीर और खुर्रम के इन मतभेदों के बीच सम्राट ने शहरयार की पदवृद्धि कर दी और खुर्रम की समस्त जागीरें शहरयार के नाम कर दी। नूरजहां को अपने भाई आसफ खां के ऊपर भी संदेह था, क्योंकि वह अपने दामाद खुर्रम का पक्षपाती था। अतः नूरजहां ने आसफ खां के प्रतिद्वंदी महाबत खां को काबुल से बुला लिया। इन्हीं सब बातों से खुर्रम जो है वो विद्रोह के इन्हीं सब कारणों से खुर्रम विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया और फरवरी 1623 में मांडू की ओर गए और 1623 में अजमेर पहुंचे। खुर्रम सैन्य फतेहपुर सीकरी की ओर आया, लेकिन उसे जब वहां सफलता नहीं मिली तो आगरा गया और अप्रैल 1623 में शाही सेना से हुई मुठभेड़ में परास्त हुआ और मालवा की तरफ भाग गया। वहां से वह अजमेर उदयपुर पहुंचा। कुछ दिन उदयपुर रहने के बाद दक्षिण की ओर गया और मलिक अंबर और बीजापुर के सुल्तानों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी विद्रोही शहजादे की सहायता नहीं की। इसी समय महाबत खां का भी विद्रोह होता है। खुर्रम के विद्रोह का दमन करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नूरजहां उससे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि सम्राट से विवाह होने से पूर्व वह एक नूरजहां शहरयार को सिंहासन रूढ़ करना चाहती थी, जबकि महाबत खां जो था वो शहजादे परवेज को
शहरयार से प्रत्येक दृष्टि से योग्य समझता था। नूरजहां महाबत खां की शक्ति और योग्यता से परिचित थी। जब खुर्रम ने सम्राट के पास समायाचना का पत्र भेजा, तब शीघ्र ही महाबत खां को बंगाल भेज दिया और उसके स्थान पर खानेजहां लोदी को राजकुमार परवेज के परमदस्ता नियुक्त किया गया। महाबत खां ने इस आदेश को स्वीकार कर बंगाल जाने का निश्चय किया। अब नूरजहां ने महाबत खां पर राजद्रोह और अवज्ञा का आरोप लगाकर एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसमें महाबत खां को वे हाथी दरबार में भेजने को कहा, तो उसने खुर्रम के विद्रोह काल में बंगाल व बिहार से प्राप्त किए थे तथा उसे इन प्रांतों के जागीरदारों से प्राप्त हुए धन का भी हिसाब देने को कहा। महाबत का आदेश पालन में असफल होता तो शीघ्र दरबार में उपस्थित किया जाए। महाबत खां समझ गया था कि नूरजहां ने उसे तिरस्कृत करने के लिए उपाय किया है, अतः उसने सम्राट के तत्कालीन निवास स्थान पंजाब जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय किया। मार्च 1626 में अपनी सेना के सहित झेलम के निकट शाही डेरे के पास पहुंचा और नूरजहां ने उसे और अधिक तिरस्कृत करने के अभिलाष से उसे राजादेश के बिना अपनी पुत्री का विवाह कुलीन सरदार के पुत्र कर देने का कारण पूछा। उसी के बाद जो है वो महाबत खां ने इसके शासक के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया।